सभी को नमस्कार। आपने पढ़ रहे थे कोशिका, और कोशिका में भी अपनों लास्ट में जो बात की थी वो की थी किसके बारे में? एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम में। ठीक है, यानी अंतःपर्दवी जालिका। तो उसमें अपनों पढ़ा था कि ये कितने प्रकार होते हैं? इसमें दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे जो अपने बाकी पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे गोल्जी का है, लाइसोसोम, रिक्तिका। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं गोल्जी गाय की। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं गोल्जी गाय। गोल्जी गाय तो अपने सिंगल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी गोल्जी गाय की। तो ये तो है 2D फॉर्म में और ये 3D फॉर्म में। तो यहाँ पे एक चीज़ है, इस पे जो ऊपर फेस होता है वो कहलाता है सिस और ट्रांस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस ये दोनों संरचना कहाँ पाई जाती है? गोल्जी गाय में, ये ध्यान रखना। और एक तो ध्यान रखना खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पे गोल्जी से आपको याद हो जाएगा कैमिलो, कैमिलो गोल्जी। तो ये इसके कौन है? खोजकर्ता। ठीक है, और जो गोल्जी का है वो कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। ठीक है, तो पादप कोशिका में एक चीज ध्यान रखना, पादप कोशिका में जो गोल्जी का है वो किस ग्रुप में पाए जाते हैं? छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डिक्टोसोम। डिक्टियोसोम। तो ध्यान रखना, पादप कोशिका में जो गोल्जिका है वो कैसे पाए जाते हैं? छोटे छोटे, और इन्हें क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम। कई बार पूछ लेते हैं डिक्टोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ? गोल्जिका में। ठीक है, और पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका यहाँ पे क्या होती है? अल्प विकसित होती है ना, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि गोल्जिका में सिस और ट्रांस पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज पाए जाते हैं, वेसिकल्स। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखो वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स को बोलते हैं पुट्टिकाएं। ऐसे इंग्लिश में ही ध्यान रखो, हिंदी में तो आएगा नहीं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखें वेसिकल्स जो ये आपको दिख रहे हैं ये भी वेसिकल्स है, ये भी वेसिकल्स है। ठीक है, और एक आता है सिस्टर्न, ये रहा। ठीक है, तो ये जो आपको चपटी जो नलिकाएं दिख रही हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सिस्टर्नी है इसको क्या बोलते हैं? चपटी नलिका। और ये जो आपको शेप दिख रही है ऐसे, ठीक है, साइडों में बेलनाकार, इनको बोलते क्या है? तो ध्यान रखना, इनको बोलते हैं ट्यूबुलस। ट्यूबुलस। ठीक है, ये होती है कैसी? बेलनाकार। तो मेन जो है एक तो वेसिकल्स, सिस्टर्नी, और कौन सा? ट्यूबुलस। ठीक है, तो ये है आपके पास ट्यूबुलस। तो यहाँ पे अपने को संरचना में बस इतना ही ध्यान रखना है, एक तो क्या पाया जाता है इसमें? सिस और ट्रांस संरचना में पाए जाते हैं। और इसमें तीन जो मुख्य है आपके पास संरचना है, वेसिकल, सिस्टर्नी और ट्यूबुलस। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके संरचना के बारे में। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। ये कार्य क्या करता है? तो ध्यान रखना इसका कार्य। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये क्या करता है? प्रोटीन एवं वसा का क्या करता है? पैकिंग। ये निर्माण का दो एक ही बात है, तो उसका निर्माण करता है। और क्या करता है? इसके लिए क्या करता है? ये रास्ता तैयार करता है, रास्ता तैयार करता है। तो गोल्जी का ये क्या करता है? प्रोटीन जैसे बनता है तो उसके लिए एक रास्ता तैयार करता है कि आपकी सेल में क्या हो? प्रॉपर विकसित हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये रास्ता तैयार करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक हवलदार। कोशिका का ट्रैफिक हवलदार। तो ध्यान रखना, ट्रैफिक हवलदार सीधा क्वेश्चन है। कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोल्जिका को। और एक ध्यान रखना, जैसे शुक्राणु है, शुक्राणु का जो अग्रभाग है
जिसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, तो एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शुक्राणु का जो अग्रभाग है जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, इसका निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी का है। ठीक है, तो ये तो कार्य प्रोटीन और वसा का क्या करता है, निर्माण करता है, और उसके लिए क्या तैयार करता है, रास्ता तैयार करता है, और रास्ता तैयार करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक हवलदार। और बात करें तो ये किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का। एक तो ये बात होगी। ठीक है, और क्या करता है, और ध्यान रखना, ये कोशिका भित्ति के लिए, कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। तो ये बात होगी किसकी, गोल्जी का की। तो इसमें कौन कौन से कार्य हैं वो अपने को ध्यान रखना है, और मेन ये है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे है। तो 2D में तो इसको ऐसे देख सकते हो आप, और 3D में ये आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो इसकी खोजकर्ता अपने को पता ही है, और डिक्टोसोम क्या है ये भी पता चल गया, और इसके जो कार्य है वो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेन तो ये होता है कि कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहा जाता है, गोल्जी का को। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो ये आपको दिख रही होगी स्ट्रक्चर, ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो यहाँ पे आपको एकल झिल्ली है, तो ये मेम्ब्रेन है, एकल झिल्ली है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। जो बाहर आपको दिख रही है क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मेन जो काम है जो अपने को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो एक तो ध्यान रखना है इसके खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है इसके, डुबे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंजाइम में। तो लाइसोसोम का जो मेन जो काम होता है, मुख्य जो काम होता है, वो होता है भक्षण करना। भक्षण का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी सेल है, अगर वो डेड हो जाती है, मर जाती है, तो ये क्या करता है, उसका भक्षण करता है। फिर क्या करता है, जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या करता है, उसका अपघटन करता है। बस ये काम होता है, मेन ये ध्यान रखना। एंजाइम क्या करता है, उसका अपघटन करता है, और अपघटन भी किसके रूप में करता है, जल अपघटनी एंजाइम, जिसको बोलते हैं अपने, तो ध्यान रखना। तो इसका काम क्या है, अपघटन करना। फिर जो एंजाइम है, एंजाइम जो है वो कौन सा है, जल अपघटनी एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है, तो ध्यान रखना, तो जल है, जल मतलब हाइड्रा, हाइड्रा होता है ना, तो ध्यान रखना, हाइड्रोलेजी, लेजी रख लो या लेज, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो जो भक्षण करता है, तो जल अपघटन के लिए जो एंजाइम उतरती है वो कौन सा है, हाइड्रोलेजी। और जो मेन जो काम है इसका कौन सा है, भक्षण करना। ठीक है, मैंने यही पूछा जाता है कि भक्षण की जो प्रवृत्ति है वो किस में पाई जाती है, लाइसोसोम में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो यही इसमें ध्यान रखना है। तो एक पूछ लेते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है कहाँ होता है, गोल्जी काय में। अभी पढ़ के आए अपने, गोल्जी काय में। तो लास्ट में अपनों ने यही लिखा था कि लाइसोसोम का क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में। तो मेन बातें हैं लाइसोसोम की, यही ध्यान रखनी है अपने को। तो ये मेम्ब्रेन है, एंजाइम आपको दिख रहे हैं, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, और बाहर जो ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लाइट ब्लू में, ये कौन से हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास किसकी, लाइसोसोम की। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो एंजाइम है वो किस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक एंजाइम। तो सर्वाधिक जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
और एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जो लास्ट में अपनों ने लिखा था एंजाइम ये, तो ध्यान रखना बस इसमें ये क्वेश्चन जो बनेगा वो यही है। तो ये क्या करता है, कोशिका का भक्षण करता है। तो अगर कभी ये भी ना याद हो आपको खोज करता, तो ध्यान रखो ये कोशिका को करता है ले डुबा, कोशिका को ले डुबा। तो ले डुबा मतलब डूबे, खोज करता कौन हो गए, डूबे। ठीक है, तो बस इसमें ये ध्यान रखना है। तरीका बस अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो उसके आधार पर अपने इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, आपके पास आ जाएगी रिक्तिका। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपने, रिक्तिका। ये है आपके पास रिक्तिका। रिक्तिका, और रिक्तिका को बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, रिक्तिका को वैक्यूल हो गया कि इसको क्या बोलते थे, रसदानी। तो मेन तो बात है कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसको खोजा था पादप, और पादपों में भी किसने खोजा था, तो ध्यान रखना डुजार्डिन, डुजार्डिन ने। ठीक है, तो पादपों में खोजा था डुजार्डिन ने। ये प्लांट सेल है जो अपने को ध्यान रखना है। इसमें आपको ये देखो, ये दिख रहा होगा वैक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पानी जैसे दिख रहा होगा। तो ध्यान रखना जो रिक्तिका है, रिक्तिका का मेन काम ही क्या होता है, जल का संग्रहण करना। तो ध्यान रखना इसका जो मेन काम है, यानी मुख्य काम, जल का क्या करता है, ये जल का संग्रहण। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोशिका रस किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना रिक्तिका में उपस्थित जो द्रव है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका रस। कोशिका रस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या, कोशिका रस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति की जो बाहर की संरचना ये क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। ये देखो इसकी जो बाहर संरचना वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। और अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको बहुत से जल मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग, और उत्सर्जित पदार्थ हो गए, स्रावी पदार्थ हो गए। तो ये किस में मिलेंगे आपको, रिक्तिका में। ठीक है, तो जैसे जल में जो भी घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो इसमें ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी जो बाह्य संरचना है यानी बाह्य भित्ति, उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये भी अपनों ने बात कर ली। तो जल में जो घुलनशील जो पदार्थ है वो आपको किस में मिलेंगे, रिक्तिका में मिलेंगे। ठीक है, और इसका मेन काम आपको पता ही है, जल का संग्रहण करना। और एक चीज ध्यान रखना कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका होगी वो क्या होगी, बड़ी। ठीक है, और जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में जो आपको रिक्तिका मिलेगी वो कैसे मिलेगी, छोटी। छोटी मिलेगी या क्या मिलेगी आपको, अपसेंट। ठीक है, तो छोटी मिलेगी या क्या मिलेगी आपको, अपसेंट। तो ध्यान रखना जंतु कोशिका में तो ना के बराबर है, और पादप कोशिका में ये कैसे होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो आपके पास ये दिख रही है वैक्यूल, तो ये आपके पास साइज में क्या है, बड़ी है। और इसकी बाहरी संरचना कौन सी है, टोनोप्लास्ट। तो बस इसमें यही ध्यान रखना था कि आपके पास रिक्तिका है, और रिक्तिका में इसके खोजकर्ता कौन है, और खोजा भी किसमें, पादपों में। मेन बात यही थी जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये तो होगी अपने पास सिंगल मेम्ब्रेन। अब अपने बात करेंगे झिल्ली रहित यानी मेम्ब्रेन लेस। कौन कौन से हैं, झिल्ली रहित यानी मेम्ब्रेन लेस। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपने किसके बारे में, तो कौन सा है इसमें, राइबोसोम। एक चीज ध्यान रखें कि जहाँ पे भी राइबोसोम आएगा तो प्रोटीन जो संश्लेषण है वो इसके साथ ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना राइबोसोम है, तो इसके जो खोज करता है
खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पेलेडी। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पेलेडी। उसके बाद बात करें कि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण होता है आरएनए तथा प्रोटीन। तो अपने आरएनए और डीएनए पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इसका निर्माण इनमें होता है। तो आरएनए का जो निर्माण है तो केंद्रिका में होता है, तो जो इनडायरेक्ट है वो किस में आ जाएगा? केंद्रिका। केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना ये केंद्रक है, तो केंद्रक में यहाँ पे पाई जाती है केंद्रिका। ठीक है, एक तो केंद्रक द्रव और केंद्रिका, ये दोनों केंद्रक में पाई जाती है, जो अपने केंद्रक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी निर्माण की। तो निर्माण का होता है इनडायरेक्टली केंद्रिका में, और पूछ ले होता किन से? आरएनए और प्रोटीन से। उसके बाद बात करें कि जो राइबोसोम है ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा भंडारण का काम करता है। भंडारण मतलब स्टोरेज, तो प्रोटीन संश्लेषण और स्टोरेज का काम कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन। तो कभी पूछ ले कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम के यहाँ पे टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। एक तो होता है 70S और एक होता है आपके पास 80S। ठीक है, एस यहाँ पे क्या है? तो ध्यान रखना है, एस क्या एक यूनिट है मापने की, जिसको बोलते हैं शेडबर्ग नियतांक। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का नियतांक। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें 70S ये कहाँ पाया जाएगा? अपनों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोशिका 2 भाग है, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। वहाँ पे राइबोसोम पढ़े थे। तो प्रोकैरियोटिक में कितने पाए जाते हैं? 70S। तो ये किस में आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक। और जो 80 है ये किस में आ जाएगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? तो ध्यान रखना, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहाँ पाया जाता है? इसके साथ एक और पढ़ा था उन्होंने, हरित लौह। और ध्यान रखना जो 70S राइबोसोम है इसकी उप इकाइयाँ भी हैं, यानी सब यूनिट। तो 2 इसकी सब यूनिट है, एक तो है 50S और एक है यहाँ पे 30S। अब देखो बायोलॉजी में ऐसा नहीं कि 50 और 30 80 हो जाता है। यहाँ पे आपको जो आपके पास दोनों की उप इकाइयाँ मिलकर क्या बनती है? यहाँ पे 70S। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी इसकी उप इकाइयाँ, एक बार यही पूछ लेते हैं कि उप इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो 80S की जो उप इकाइयाँ एक तो है 60S और एक है 40। ठीक है, तो ये हैं इसकी उप इकाइयाँ। तो यही इसमें ध्यान रखना था अपने को कि आपके पास राइबोसोम 2 प्रकार है, 70S 80S। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये पाया कहाँ जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक तो पता ही अपने को, जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी अपने इंसानों में पाया जाता है। तो ये होगी इसकी उप इकाइयाँ। एक अपनों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि हरित लौह में कि पौधों को जलाने पर शेष भाग क्या रह जाता है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो आपके पास ये जो उप इकाइयाँ हैं ये स्थायी किन से होती है? तो किससे स्थायी हो से? मैग्नीशियम से, और वो भी किससे? द्विधायन से। ठीक है, तो ध्यान रखना राइबोसोम की तो 2 उप इकाइयाँ हैं, तो ये किसके द्वारा स्थायी होती है? मैग्नीशियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी किसकी? राइबोसोम की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे तारककाय। तो ये है आपके पास तारककाय, तारककाय। तो तारककाय की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। देखो तारककाय पढ़ने से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए जो आपके पास सेंट्रोइड है, जिसको क्या बोलते हैं? तर्क केंद्र। तो ये क्या है आपके पास? तर्क केंद्र। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ध्यान रखना ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? जोड़ों में। देखो ये आपके पास एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो हमेशा ध्यान रखना जो तारक केंद्र है, जो तारककाय है
वो कहाँ पाया जाता है? हमेशा जोड़ों में। और जोड़ों में भी कैसे? क्योंकि तारकाय में क्या होते हैं? दो आपके पास क्या होते हैं? तारक केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं अपने? सेंट्रोइड। ठीक है, तो दो सेंट्रोइड से मिलके क्या बनता है यहाँ पे? तारकाय। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग है वो अपने को ध्यान रखना है। दो पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या पाए को कहा जाता है? डिप्लोसोम। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें कि आपके पास जोड़ों में पाए जाते हैं, दो कारक केंद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डिप्लोसोम। और ये दो तारक केंद्र मिलके क्या बनाते हैं? तो ध्यान रखना क्या बनाते हैं? तारकाय। ठीक है, एक तो चीज ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये शेप, देखो यहाँ पे आपके पास ये क्या है? आपके पास माइक्रो ट्यूबल्स, यानी इसमें क्या पाई जाती है? सूक्ष्म नलिकाएं। नलिकाएं, और ये सूक्ष्म नलिकाएं भी किस में पाई जाती है? तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास इनको गिनोगे तो ये कितनी आपके पास रो? 9 है, तो 9 + 0। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं वो किस रो में है? तो 9 + 0 के रूप में। और इसकी जो शेप है वो कैसी है? ध्यान रखना, ये जो आपको पास गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसकी शेप है बैलगाड़ी के पहिए के जैसी। बैलगाड़ी के पहिए जैसी। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो तारक केंद्र है दो होते हैं और दोनों पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम। और इनसे मिलके क्या बनता है? तारकाय। और इसमें आपके पास क्या पाया जाता है? सूक्ष्म नलिकाएं। और किस पेयर में पाए जाते हैं? 9 + 9 में। और इसकी शेप देखो कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए जैसी। और मेन जो बात है ये किस में सहायक है? तो ध्यान रखना, कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक। ठीक है, तो यही ध्यान रखना था। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें है नहीं कि तारकाय में अपने को क्या पढ़ना है। जो आपके पास डायग्राम है उसके हिसाब से अपने पास जो फैक्ट बनते हैं वो अपना ने ध्यान रख लिए। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जिसमें एक किरण का ध्यान रखना। किरण भी कौन सी? एस्टर। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में आएगा तो पढ़ लेंगे अपने इसको डिटेल में। तो कोशिका विभाजन में सहायक है, तो ये आपका क्या होगा? तारकाय। तो तारकाय से पहले आपको ध्यान देना चाहिए किसके बारे में? तारक केंद्र के बारे में। कई बार लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ से आपको डायग्राम से स्पष्ट हो गया कि तारक केंद्र अलग है और तारक काय क्या होता है? तारक केंद्र से मिलकर बनते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी? तारक काय की। तो झिल्ली रहित जो आपके पास दो अपनों ने पढ़ ली, राइबोसोम और तारकाय। नेक्स्ट अपने पढ़े केंद्रक। तो बात करते अपने केंद्रक के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस। तो सबसे तो पहले बात करेंगे इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? एक शैवाल है जिसको बोलते हैं एसिटोब्लाई। तो यहाँ पे क्या है? हेमरलिंग एक अन्य वैज्ञानिक है, साथ में ये भी थे। तो यहाँ पे हेमरलिंग का नाम ज़्यादा आता है, तो अपने वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो हेमरलिंग ने क्या किया? जो एक शैवाल है जिसको बोलते हैं एसिटोब्लाई, इस पे प्रयोग किया। एसिटोब्लाई शैवाल, इस पे क्या किया इन्होंने? प्रयोग किया। तो इनको पता चला कि जो कोशिका का जो नियंत्रण है, कोशिका का नियंत्रण नियंत्रण तो ये कौन करता है? ये करता है केंद्रक। ठीक है, तो कई बार पूछ ले कि ये कोशिका का जो नियंत्रण है कौन करता है? केंद्रक। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना ये आप। उसके बाद बात करें, जो सवाल तो आ ही गया, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते कई बार। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना किसे कहते हैं? एसिटोब्लाई को। तो एक कोशिकीय शैवाल जो सबसे बड़ी है कौन सी है? एसिटोब्लाई। अब यहाँ पे केंद्र की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। तो डायग्राम से आप
ठीक है। तो ये तो होगी कौन सी झिल्ली, बाहर, बाह्य, और ये कौन सी होगी, आंतरिक। तो इसके यहाँ पे बाहर पाए जाते हैं, इस प्रकार संरचना पाई जाती है। ठीक है। और इन संरचनाओं को बोलते हैं छिद्र, छिद्र, संकुल। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास रेशे पाए जाते हैं, इन रेशों को बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और एक अपनों ने केंद्रिका की बात की थी, तो केंद्रिका यहाँ पाई जाती है। तो ये क्या है, केंद्रिका। तो केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, क्रोमेटिन कई बार पूछ लेते हैं, क्रोमेटिन की खोज किसने की, तो ये भी पढ़ा हुआ आपने, किसने की, फ्लेमिंग ने। ठीक है। फ्लेमिंग ने क्या की इसकी खोज। ठीक है। ये अपने जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे, गुणसूत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि क्रोमेटिन काम करता है, क्योंकि इससे क्या बनता है, गुणसूत्र का रूप बनता है, किससे, क्रोमेटिन। तो यहाँ से ध्यान रखने की इसकी खोज किसने की, फ्लेमिंग ने। और ये आपके पास डायग्राम है, तो यहाँ से जो जो आपके पास नाम है वो अपने को ध्यान रखने हैं। केंद्रिका के बारे में कहा जाता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, केंद्रिका को। तो ये ध्यान रखना, राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, केंद्रिका को। ठीक है। देखो केंद्रिका का जो मेन काम ही क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, राइबोसोम की फैक्ट्री। तो प्रोटीन संश्लेषण आ गया, इसका मतलब किसका नाम आएगा, राइबोसोम का। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, केंद्रिका। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो बस केंद्रक में बस ये डायग्राम है, इससे जुड़ी जो चीज़ें वही ध्यान रखो, ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं है। खोज किसने की और इसका प्रयोग किस में किया गया, कोशिका का नियंत्रण किसे कहा जाता है, केंद्र को। ठीक है। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। कार्य पूछ ले तो ध्यान रखना, कोशिका की समझ क्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण। नियंत्रण आ ही रहा है तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। तो ये केंद्रक है, केंद्रक से जुड़ी चीज़ें भी अपन ने कर ली। अब जो अपना पोर्शन रह गया कोशिका, जो मेन जो आपके पास इसके कोशिकांग थे वो अपन ने पढ़ लिए। फिर रह जाता आपका गुणसूत्र, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, फिर उसके विभाजन के रूप आ जाएंगे, मेटाफेज, टेलोफेज। ठीक है। तो यहाँ तक आज अपना ये कंप्लीट होता है। तो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक का, कोशिका के अंदर की बात करेंगे। अभी कोशिका अपना कंप्लीट नहीं है, 2-3 वीडियो और इसमें रह जाती है, तो इसको कंप्लीट करके फिर अपने पढ़ेंगे उत्तक यानी टिश्यूज। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।